हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस इन डिटेल प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि जो डॉक्ट्राइन है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, उसका मतलब है कि जो स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट का वो सू नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशंस हैं वो अराइज होते हैं पार्टीज़ के बीच में। जो पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट की, ओनली अ पर्सन, मतलब ओनली अ पर्सन जो पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की, दैट इज़ जो स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट का, वो इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता है कोई भी एक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, यहाँ पे जो है बेसिक है हमारे पास, या जो जनरल मीनिंग है हमारे पास प्रिविटी का, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, वो हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन में। फिर आ गया हमारे पास पोजीशन इन इंग्लिश लॉ। इसमें आ गया जो डॉक्ट्राइन है वो रूटेड है इंग्लिश लॉ में। फेमस केस है इसका एक हमारे पास, दैट इज़ ट्वेडल वर्सेस एटकिंसन। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है, प्री में भी आपको बहुत बारी पूछा जाता है, तो ध्यान से करेंगे फैक्ट्स। इसके फैक्ट्स हैं हमारे पास कि इस केस में जो प्लेंटिफ है उसको शादी करनी थी डॉटर की ए से। कंसिडरेशन जो है इंटेंडेड मैरिज का, उसमें ए और जो प्लेंटिफ के फादर हैं उन्होंने, जो डॉटर है ए की, मतलब ये फादर हैं जो है इसके डॉटर के, जो ए है या और जो प्लेंटिफ के फादर हैं उन्होंने एंटर किया एक अग्रीमेंट में, जिससे ये डिसाइड किया गया कि दोनों फादर्स जो हैं वो पे करेंगे प्लेंटिफ को एक सम ऑफ मनी। ए जो है वो फेल हो गया ऐसा करने से और प्लेंटिफ ने सू कर दिया। अब कोर्ट है उसने हेल्ड किया कि कोई भी स्ट्रेंजर जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो सू नहीं कर सकता है, ऑल्दो वो उसके बेनिफिट के लिए बनाई गई थी। ये केस जो है ये फाउंडेशन ले डाउन करता है जो हमारे पास डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो फैक्ट्स हमारे पास बहुत ही सिंपल हैं। दो फादर्स थे, फादर जो है डॉटर का और जो फादर जो है हमारे पास जो सन होगा या फिर जो ब्राइड ग्रूम होगा हमारे पास, तो ग्रूम हो गया यहाँ पे, ये हो गया ब्राइड। दोनों ने डिसाइड किया कि वो जो ग्रूम है उसको कुछ सम ऑफ मनी पे करेंगे अगर वो उसकी डॉटर से शादी करता है। शादी हो गई और उसके बाद जो डॉटर के फादर हैं उन्होंने जो है मना कर दिया जो है देने से जो भी सम ऑफ मनी है। तो यहाँ पे जो ग्रूम है उसने सू किया, तो यहाँ पे ये हेल्ड किया गया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट दोनों फादर्स के बीच में था, तो यहाँ पे ग्रूम जो है वो सू नहीं कर सकता है, ऑल्दो उसका बेनिफिट था फिर भी नहीं कर सकता है। जो प्रिंसिपल है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वो अफर्म किया गया फॉलोइंग केस में। इसमें आ गया हमारे पास डनलॉप न्यूमेटिक टायर कॉरपोरेशन वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड 1915। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास केस लो है। इसके फैक्ट्स हैं हमारे पास कि प्लेंटिफ था, दैट इज़ डनलॉप एंड कॉरपोरेशन, उसने सेल किया कुछ सर्टेन गुड्स ड्यू एंड कॉरपोरेशन को और एंटर किया एक अग्रीमेंट में उनके साथ कि वो जो है सेल नहीं करेंगे गुड्स को बिलो लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस के नीचे उनको सेल नहीं करना। अगर उन्होंने सेल किया गुड्स को किसी और ट्रेडर को तो वो जो है सिक्योर करेंगे एक सिमिलर अंडरटेकिंग उनसे। जो ड्यू एंड कॉरपोरेशन था उसने सोल्ड किए गुड्स डिफेंडेंट्स को, दैट इज सेल्फ्रिज एंड कॉरपोरेशन को, और अग्री किया ड्यू एंड कॉरपोरेशन के साथ, तो यहाँ की वो सेल नहीं करेंगे गुड्स को बिलो लिस्ट प्राइस। हाउ एवर जो सेल्फ्रिज एंड कॉरपोरेशन था उन्होंने सेल किए गुड्स लिस्ट प्राइस के बिलो और जो प्लेंटिफ है उन्होंने सू कर दिया। तो अगर शॉर्टकट में समझे तो तीन पार्टीज लगा लीजिए, ए, बी एंड सी। ए ने जो है बी को सेल किए जो है गुड्स और उनको एक अंडरटेकिंग ली एक अग्रीमेंट में कि एक लिस्ट प्राइस है उसके बिलो जो है आपको सेल नहीं करने हैं गुड्स। बी ने फर्दर सी को सेल किए और अगेन एक अंडरटेकिंग ली कि जो एक लिस्ट प्राइस है उसके बिलो जो है सेल नहीं करने हैं गुड्स को। अब कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, अब क्या किया सी ने कि लिस्ट प्राइस के बिलो जो है गुड्स को सेल कर दिया, तो ए जो है हमारे पास उसने सू किया है सी को। तो ए ने जो है थर्ड, जो हमारे पास थर्ड स्टेज की पार्टी है सी, इसको सू किया है। अब कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो प्लेंटिफ है वो सू नहीं कर सकता है डिफेंडेंट्स को, बिकॉज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में, दैट इज ए और सी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था और बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। डिफेंडेंट्स ने अग्री किया था कॉन्ट्रैक्ट ड्यू एंड कॉरपोरेशन के साथ, नॉट डनलॉप एंड कॉरपोरेशन। देयरफॉर जो ड्यू एंड कॉरपोरेशन और सेल्फ्रिज एंड कॉरपोरेशन जो प्लेंटिफ था वो स्ट्रेंजर था कॉन्ट्रैक्ट के। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपहेल्ड किया गया। फिर आगे क्रिटिसिज्म क्या हुआ इस डॉक्ट्राइन का। ये जो डॉक्ट्राइन है ये जनरली क्रिटिसाइज की जाती है।
जो मेजर पॉइंट्स है क्रिटिसिज्म के वो ये है कि जो स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट का वो अलाउ किया जाना चाहिए कि वो इन्फोर्स कर सके कॉन्ट्रैक्ट को अगर वो इसके बेनिफिट के लिए है। लॉर्ड डेनिंग ने हमारे पास बेस्विक वर्सेस बेस्विक 1968 के केस में ऑब्जर्व किया कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया है बेनिफिट थर्ड पर्सन के बेनिफिट के लिए जिसका लेजिटिमेट इंटरेस्ट है इन्फोर्स करने का, उसको जो है इन्फोर्स किया जाना चाहिए ऑल्दो वो पार्टी नहीं था कॉन्ट्रैक्ट का। हाउएवर ये जो अप्रोच है लॉर्ड डेनिंग की वो जो है अप्रूव नहीं की गई थी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा। तो यहाँ तक जो है हमारे पास इंग्लिश लॉ में जो पोजीशन थी वो डिस्कस हुई है। बहुत बार आपको जो है 5 मार्कर या 10 मार्कर क्वेश्चन आता है कि जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसकी इंग्लिश लॉ में क्या पोजीशन है, तो आप यहाँ तक ही लिखेंगे और जो क्रिटिसिज्म वाला पार्ट है ये वाला पार्ट है ये आप जो है कंक्लूजन में ऐड करेंगे। अदरवाइज इंट्रो आप सेम रखेंगे। जो हमने दो केस लॉज किए हैं, एक हमने किया है ट्वेडल वर्सेस एटकिंसन वाला, एक हमने किया है डनलॉप न्यूमेटिक टायर वाला। दोनों केसेस एक्सप्लेन कर लेंगे और उसके बाद कंक्लूड कर देंगे क्रिटिसिज्म के साथ। नेक्स्ट आ गया हमारे पास पोजीशन इन इंडियन लॉ। इसमें आ गया कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है इंडियन लॉ में जो बात करता है एप्लीकेबिलिटी की, जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। एक ग्रेट डाइवर्जेंस है ओपिनियन का इंडियन कोर्ट्स का जो एप्लीकेबिलिटी है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ। इसमें केस लॉ आ गया हमारे पास जमुना दास वर्सेस पंडित राम अवतार पांडे 1912। इस केस के फैक्ट्स क्या हैं? इस केस में जो है ए ने बोरो किए ₹44,000 एग्जीक्यूट करके एक मॉर्टगेज बी के फेवर में। लेटर उसने प्रॉपर्टी जो है सेल कर दी सी को 44,000 के लिए और अलाउ किया सी को कि वो रिटेन कर सकता है 40,000 जो प्राइस है रिडीम करने के लिए मॉर्टगेज। अब बी जो है उसने सू किया सी को मॉर्टगेज मनी के लिए। एक्शन फेल हो गया क्योंकि सी जो था वो पार्टी नहीं था जो अग्रीमेंट हुआ है ए और बी के बीच में। अगेन फैक्ट्स बहुत ही क्लियर हैं। इसमें आ गया ए बी एंड सी 3 पार्टी हैं। अब इसमें क्या हुआ, ए ने जो है वो एज सिक्योरिटी मॉर्टगेज के लिए अपनी प्रॉपर्टी यहाँ रख दी और 44,000 जो है इससे वापस ले लिए। उसने बाद में जो है प्रॉपर्टी सेल कर दी सी को 44,000 के लिए और अलाउ किया सी को कि आप जो है 40,000 अपने पास रख लीजिए। यहाँ पे आई गेस 40,000 होगा, 40,000 अपने पास रख लीजिए क्योंकि ये आपको बी को पे करना है और मॉर्टगेज फ्री करवानी है, प्रॉपर्टी रिडीम करवाना है मॉर्टगेज। उसके बाद सी ने जो है बी को पे नहीं किया तो बी ने सू किया यहाँ पे सी को मॉर्टगेज मनी के लिए। तो कोर्ट ने बोला कि क्योंकि दोनों पार्टीज के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ तो बी जो है सू नहीं कर सकती है। फिर आ गया केस लो हमारे पास MC चाको वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर 1969। इस केस में एक हाईलैंड बैंक था जो इनडेटेड था स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर के साथ। एम जो था वो मैनेजर था हाईलैंड बैंक का और उसके फादर ने जो के है हमारे पास उसने गिफ्ट की सर्टेन प्रॉपर्टीज एम को और गिफ्ट डीड में एक कंडीशन डाली कि जो लायबिलिटी है स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर की वो मीट की जाएगी जो बैंक के थ्रू या फिर जो शेयर है प्रॉपर्टीज का जो गिफ्ट किया गया है एम को। अब जो स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर है उसने इन्फोर्स करवाने की कोशिश करी डीड को और हेल्ड किया कि एम जो है वो लाइबल है डीड के अंडर। अगेन फैक्ट्स बहुत ही सिंपल है इसमें हमारे पास कि यहाँ पे जो है एक बैंक था हमारे पास, जो बैंक था वो इनडेटेड था, जो स्टेट बैंक है हमारे पास एक बड़ा बैंक है हमारे पास दैट इज आप स्टेट बैंक ऑफ जो ट्रेवनकोर है। इसमें एम जो था वो मैनेजर था यहाँ पे जो स्मॉलर बैंक था उसका। अब इसके फादर ने दैट इज के ने कुछ प्रॉपर्टीज दी एम को और उसमें एक कंडीशन डाल दी कि जो इस बैंक का जो क्रेडिट है या फिर जो लोन है वो ये बैंक पे करेगा और अगर इससे पे नहीं हुआ तो उसकी प्रॉपर्टीज से पे किया जाएगा। अब ये जो अग्रीमेंट था ये के और एम के बीच में था। अब इसके बारे में जो स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर है इसको पता लग गया तो इसने इन्फोर्स करने के लिए बोला। अब कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर है वो पार्टी नहीं था गिफ्ट डीड का, हैंस वो इन्फोर्स नहीं कर सकता है गिफ्ट डीड एम के अगेंस्ट। अगेन इसमें हमारे पास प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक आ गया कि नहीं कर सकता है क्योंकि वो दोनों पार्टीज नहीं थे। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास कि जो कोर्ट्स है उसने इंट्रोड्यूस की हैं सर्टेन एक्सेप्शंस जो डॉक्ट्राइन है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इन एक्सेप्शंस के अंडर जो डॉक्ट्राइन है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वो प्रिवेंट नहीं करती है पर्सन को इन्फोर्स करने से कॉन्ट्रैक्ट अगर वो किया गया है उसके बेनिफिट के लिए इवन दो वो पार्टी नहीं था कॉन्ट्रैक्ट का।
तो बेसिकली लास्ट में हमने बताया है कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इसमें हमने एक्सेप्शंस ज़्यादा इंक्लूड नहीं या एक्सप्लेन नहीं की हैं, क्योंकि उनका एक अलग से ही लेक्चर बनता है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से। अदरवाइज़ अगर आपको इंडियन पोजीशन पूछा जाता है या इंडियन लॉ का पूछा जाता है तो आप ये 2 केस लॉज जो है डालेंगे। आप इंट्रो सेम रखेंगे, दोनों केस लॉज एक्सप्लेन करेंगे और कंक्लूड कर देंगे कि इसकी एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस जो है अगर हमारे पास 15 या 20 मार्कर का क्वेश्चन आता है तो एक्सेप्शंस यहाँ पे आपको मर्ज करनी है इस क्वेश्चन के साथ। अदरवाइज़ अगर 5 या 10 मार्कर क्वेश्चन आता है तो आपको इतना ही करना है, दैट इज़ एक स्लाइड पे है, इंट्रो इसमें अलग से आपको जो है लिखना है, वरना इतना काफ़ी होगा। बाकी ये जो क्वेश्चन है हमने जो कंपैरिजन है या फिर लगा लीजिए इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ हमने एक्सप्लेन किया है, ये हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। अगर 5 मार्कर में आता है तो आप इंग्लिश लॉ का एक जो है केस लॉ एक्सप्लेन करेंगे और इंडियन लॉ का भी एक ही केस लॉ एक्सप्लेन करेंगे। इंडियन लॉ में मैं बोलूँगी कि आप MC चाको वाला केस लॉ एक्सप्लेन करें, और इसमें जो है ट्वेडल वर्सेस एटकिंसन वाला इंग्लिश लॉ में, क्योंकि वो फाउंडेशन है इसकी, तो वो फर्स्ट केस था तो वो ज़रूरी है। बाकी जो चारों के चारों केस लॉज हैं उसके बेसिस पे जो है आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको बेसिकली फैक्ट्स देख के आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि कौन से टॉपिक को हमें एक्सप्लेन करना है। अदरवाइज़ इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है जुडिशरी का एग्ज़ाम्स, लेकिन बहुत बार बच्चों को स्ट्राइक नहीं होता है कि हमें कौन सा टॉपिक एक्सप्लेन करना है इन फैक्ट से रिलेटेड। तो जब आप बार बार कोई केस लॉ रीड करेंगे या कोई टॉपिक रीड करेंगे तो केस लॉ आप बार बार रीड करेंगे तो आपके दिमाग में जो है ऑटोमेटिकली वो फिट हो जाएगा कि इस टाइप का ये जो फैक्ट्स हैं ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो हमें इस टॉपिक को जो है आगे एक्सप्लेन करना है। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। एक और बात है दैट इज़ मैं भूल गई हूँ, किसी बच्चे ने सजेस्ट किया था कि आपको जो है क्वेश्चन पहले ही चाहिए, मतलब अपलोड करने से पहले जो है आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए ताकि आप उसको जो है रफ़ शीट पे या फिर अपना रफ़ ब्लूप्रिंट बना के रखें और उसके बाद जो है आप कंपेयर कर सके जो मेरा मॉडल आंसर राइटिंग है उससे। तो मैं कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपको जो है इन्फॉर्म करती हूँ बिफोर अपलोडिंग द लेक्चर कि ये वाला क्वेश्चन आप प्रिपेयर रखिए या रेडी रखिए अपना क्वेश्चन, तो आप थोड़ा सा कम्युनिटी पोस्ट की तरफ भी एक्टिव रह सकते हैं। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।